आदाब, नमस्कार। कथा कथन एक मुहिम है भारतीय भाषाओं को बचाने की। तो हमने कसम खाई हुई है कि कथा कथन में हम अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे जहाँ तक मुमकिन हो। लेकिन अक्सर अंग्रेजी निकल ही पड़ती है। कल 11 मई को मंटो की 110वीं सालगिरह थी, जिसका जश्न हम आज मना रहे हैं। मंटो मेरे ख्याल में बड़े बदनसीब इंसान थे। जब तक जिंदा रहे परेशान रहे, दुखी रहे। मौत के बाद लोगों ने उनके 15-20 अफसाने देखे, पढ़े और उन पर एक लेबल चस्पा कर दिया, एक मुहर लगा दी। फुहाश राइटर है, अश्लील लेखक है, डार्क राइटर है। ये मंटो की 3 किताबें हैं जिसमें वो सारे अफसाने हैं। कुल 270 अफसाने जो उन्होंने लिखे हैं। 270 अफसानों में मेरे ख्याल से 20 से ज़्यादा लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, नहीं सुने होंगे। हम कोशिश ये करते हैं कि वो 20 अफसाने हम रिपीट ना करें। मंटो ने कहीं लिखा है कि मंट कश्मीरी जबान में 1.5 शेर को कहते हैं। जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उन्हें शायद मालूम ना हो कि किलो से पहले वजन शेर में हुआ करता था। कहावत सुनी होगी आपने, शेर तुम शेर तो मैं सवा शेर। तो 1.5 शेर जो लगभग 1 किलो से थोड़ा ज्यादा हुआ करता था। मंटो ने कहा था कि हमारे पुरखों के यहाँ दौलत शेरों में तुलती थी। इस रियायत से हम मंटो कहलाए। मंटो के पास पुरखों की वो दौलत तो नहीं थी, लेकिन उनके पास एक बहुत जरखेज जहन था और एक बेहद ज़हीन रईस कलम था, जिससे उन्होंने समाज के हर तबके की, सोसाइटी के हर तबके की बखिया उधेड़ी और उन्हें आईना दिखाया। उनका एक अफसाना है जिसका उन्वान है अल्लाह जिद्दा। वो अफसाना इंसेस्ट जैसे नाजुक तरीन सब्जेक्ट पे लिखा गया है, मौजू पे लिखा गया है, लेकिन आप पूरा अफसाना पढ़ लीजिए, आपके जिनसी हेजान जज्बात में कहीं कोई हेजान पैदा नहीं होता। साहिब करामात एक और अफसाना है जिसमें वो उन शरई दाढ़ी वालों, नूरानी चेहरे वालों बुजुर्गों के पोल खोलते हैं जो ढोगी बाबा बने, लोगों में बच्चे बांटते फिरते हैं, नौकरियां देते फिरते हैं, उनके मसाइल हल करते फिरते हैं। उनका एक और अफसाना है जिसका उन्वान है 2 कौमें। उसमें वो उस मसले की बात कर रहे हैं जिसको हम आज लव जिहाद के नाम से जानते हैं। ये हिंदू मुसलमान में इश्क होना, शादी कर लेना उन दिनों भी हुआ करता था। सो 2 कौमें में वो कहते हैं कि शारदा और मुख्तार को आपस में इश्क हो गया। जब शादी की बात आई तो मुख्तार ने शारदा से कहा कि तुम मुसलमान हो जाओ, यही एक रास्ता है। शारदा ने कहा मैं क्यों मुसलमान हो जाऊं, तुम क्यों नहीं हिंदू हो सकते। मुख्तार ने कहा हिंदू मजहब बहुत बुरा है, तुम लोग गाय का पेशाब पीते हो, सुनाए गोबर भी खाते हो। कहानी का अंजाम कुछ यूं होता है कि शारदा ने मुख्तार से कहा कि हमारा मजहब बहुत बुरा है, तुम चले जाओ, और नफरत से खिड़की बंद कर दी। मुख्तार वहीं अपना इस्लाम सीने में दबाए खड़ा रहा। एक मजमून है उनका बातें जिसमें वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग एक मस्जिद है, कांग्रेस एक मंदिर है। कांग्रेस स्वराज चाहती है, मुस्लिम लीग भी स्वराज चाहती है, लेकिन दोनों साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। इसलिए इन दोनों का खून बदरवों और मोरियों में मिलेगा, और वही हुआ। इसलिए उन्हें अपने अफसाने के इब्तदाई हिस्से में कहना पड़ा, जो नसीर साहब आपको सुना रहे हैं। हम इस प्रोग्राम का आगाज भी नसीर साहब से करेंगे और अंजाम भी नसीर साहब से करेंगे।
तो सहाय का वो पहला पैराग्राफ, इब्तदाई पैराग्राफ, जो उन्होंने जब देखा कि ये उनके खून मोरियों में मिल रहे हैं, तब लिखा। ये मत कहो कि 1 लाख हिंदू और 1 लाख मुसलमान मरे हैं, ये कहो कि 2 लाख इंसान मरे हैं। और ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं है कि 2 लाख इंसान मरे हैं। ट्रेजेडी असल में ये है कि मारने और मरने वाले किसी भी खाते में नहीं गए। 1 लाख हिंदू मारकर मुसलमानों ने ये समझा होगा कि हिंदू मजहब मर गया, लेकिन वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। इसी तरह 1 लाख मुसलमान कत्ल करके हिंदुओं ने बगलें बजाई होंगी कि इस्लाम खत्म हो गया, मगर हकीकत आपके सामने है कि इस्लाम पर एक हल्की सी खराश भी नहीं आई। वो लोग बेवकूफ हैं जो समझते हैं कि बंदूकों से मजहब शिकार किया जा सके। मजहब, दीन, ईमान, धर्म, यकीन, अकीदत, ये जो कुछ भी है हमारे जिस्म में नहीं, रूह में होता है। छुरे, चाकू और गोली इसे फना कैसे कर सकते हैं? आज हम आपको मंटो के 2 अफसाने सुनाएंगे और एक मजमून आखिर में होगा जो नसीर साहब सुनाएंगे। पहला अफसाना जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसका उन्वान है नुत्फा। नुत्फा आपको दस्तावेज में हिंदी में गर्भ बीज के उन्वान से मिलेगा। तो सुनिए पहला अफसाना, नुत्फा। इस अफसाने को मंटो ने कुछ इस ढंग से लिखा है जैसे उनके किसी कारी यानी रीडर ने उनका एक अफसाना पढ़कर उन्हें खत लिखा। ये पूरा अफसाना उस खत के रंग में है। कहते हैं, मालूम नहीं बाबू गोपीनाथ की शख्सियत दर हकीकत ऐसी ही थी जैसी आपने अफसाने में पेश की है, या महज आपके दिमाग की पैदावार है। पर मैं इतना जानता हूं कि ऐसे अजीब व गरीब आदमी आम मिलते हैं। मैंने जब आपका अफसाना पढ़ा तो मेरा दिमाग फौरन ही अपने एक दोस्त की तरफ मुंतकिल हो गया, सादिक की तरफ। आपके बाबू गोपीनाथ और उसमें बज़ाहिर कोई मुमासलत नहीं, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि उन दोनों का खमीर एक ही मिट्टी से उठा है। आपके बाबू गोपीनाथ को दौलत विरासत में मिली थी, मेरे सादिक को अपनी मेहनत और मुशक्कत और जहानत के सिले में। दोनों शाहखश थे। आपका बाबू गोपीनाथ बज़ाहिर बुद्धू था, लेकिन दरअसल बहुत होशियार आदमी था। मेरा सादिक अंदर बाहर से बिल्कुल एक जैसा था। वो बुद्धू था, न चालाक, दरमियाने दर्जे की अकल व फहम का आदमी था। अपने काम में आठों गांठ होशियार, हिसाब का पक्का, लेन देन के मामले में बड़ा बाउसूल। आपके बाबू गोपीनाथ को लुट जाने में मजा आता था, उसे दूसरों को लूटने में। बाबू साहब को पीरों फकीरों के तकियों और रंडियों के कोठों से रग़बत थी। सादिक को उनसे कोई दिलचस्पी न थी। मगर इन तमाम तफावतों के बावजूद मैं जब भी बाबू गोपीनाथ को सादिक के साथ खड़ा करता हूँ तो मुझे उनके खद्दो खाल एक जैसे नजर आते हैं, जैसे जुड़वा हो। मैं तज्जिया यानी एनालिसिस नहीं करना चाहता। हो सकता है आप जब सादिक का हाल मुझसे सुने तो उसे इंसानों की किसी और ही सफ यानी कतार में खड़ा कर दें, जिसमें बाबू गोपीनाथ की बूझ का एक बाल भी ना आता हो। लेकिन मैं यही समझूंगा कि आपके तज्जिये में गलती हुई है, और मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि उसे उस सफ से निकाल कर उस सफ में शामिल कर दीजिए जिसमें आपका बाबू गोपीनाथ मौजूद है। मैं अफसाना निगार नहीं हूं। मालूम नहीं
बाबू गोपीनाथ के हालात आपने मनो अनबयान किए हैं या उनमें कुछ रद्दो बदल किया है। बहरहाल जो कुछ भी है बहुत खूब है, और जो कुछ अफसाने में है अगर उसके मुताबिक बाबू गोपीनाथ नहीं चला तो लानत है उस पर, और अगर वो ऐसा ही था जैसा कि अफसाने में है तो उस पर खुदा की रहमत हो। यकीन मानिए ऐसे लोग परस्तिश यानी पूजा के काबिल होते हैं, और सादिक का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता है। उससे मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई। जंग का जमाना था, ठेकेदारियां बड़े जोरों पर थी। सादिक की 5 उंगलियां घी में थीं और सर मुहावरे के मुताबिक कड़ाहे में। मेल मिलाप और असर रसूख काफी था, और शाखश था ही। 10-20 पुरतकल्लुफ दावतें करता और एक कॉन्ट्रैक्ट अपनी जेब में डाल लेता। एक बात है, बेशक उसने बहुत कमाया, दोनों हाथों से गवर्नमेंट का माल लूटा, लेकिन उसमें उसने उन लोगों को बराबर का हिस्सा दिया जिनके जरिए से उसको लूट के मौके बहम पहुंचे थे। इसी दौरान में उसका गुजर उन वादियों में हुआ जिनका बाबू गोपीनाथ एक बहुत बड़ा जाहिर था, लेकिन वो उनमें भटका नहीं। दूसरों के साथ महज रवादारी की खातिर जाता रहा और वापस घर आकर अपने जूतों की गर्द झाड़कर बैठ जाता रहा। उसने बोतल से भी तारुफ हासिल किया, मगर शराबी न बना। 1-2 घूंट पी, सिर्फ दूसरों का साथ देने के लिए। उन कोठों पर जहां आपके बाबू गोपीनाथ के कौल के मुताबिक धोखा ही धोखा होता है, सादिक ने खुद को धोखा देने की कभी कोशिश न की। 1-2 बार उसे अपने साथियों की खुशी के खातिर रंडियों का मुंह चूमना पड़ा और चंद वाहियात हरकतें भी करना पड़ी थी, मगर उसने उनसे कोई लुत्फ हासिल नहीं किया। वो रंडी के मुतालिक सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अगर मिलिट्री के नौजवानों के लिए रंडियां फराहम करने का ठेका उसे मिल जाता तो यकीनन उनके मुतालिक बड़े गौर और फिक्र से सोचना शुरू कर देता। वो कारोबारी आदमी था, लेकिन एकदम हालात ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि सादिक ही ना रहा। जंग खत्म हुई तो ठेके भी खत्म हो गए। फिर मुकदमों का कुछ ऐसा तांता बंधा कि सादिक कचहरियों के चक्कर में फंस गया। जो दौलत पैदा की थी सब मुकदमों की नजर हो गई। मोटर के बजाय अब सादिका तांगे पर होता या साइकिल पर। पहले नए से नया सूट उसके बदन पर होता था, अब उसे कपड़ों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। पहले उसके खुशामदी दोस्त उसे नवाब साहब कहकर पुकारते थे, अब वो सिर्फ सादिका, ओए सादिका रह गया था। मगर उनकी इस तब्दीली तखातुब को सादिक ने कत्तन महसूस नहीं किया। उसको अपने मुकदमों की इतनी फिक्र थी कि वो ऐसी फजूल बातों के बारे में सोच भी नहीं सकता था। कचहरियों के चक्कर में उसने अपनी मर्जी से बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया और थोड़े ही अरसे में बड़े धड़ल्ले का शराबी बन गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात सरहद के एक खान से हुई, जिसको वहां की हुकूमत ने सूबा बदरी यानी तड़ी पार कर रखा था। यह मुलाकात रंडी के एक कोठे पर हुई। जिंदगी में पहली मर्तबा सादिक किसी इंसान के खुलूस से इतना मुतासिर हुआ। यह खान अपने इलाके का बहुत बड़ा रईस था, बिल्कुल अनपढ़ मगर जाहिल नहीं था। उसका दिलो दिमाग कौम की फलाह व बहबूद यानी भलाई और तरक्की के लिए पूरी तरह रोशन था। वो एक बहुत बड़ा इनकलाब चाहता था जो जुल्म सितम को खसो खाशाक की तरह बहा कर ले जाए। वो चाहता था कि सरमाए की लानत से दुनिया आजाद हो जाए। इन ख्यालात की पादाश में वो अपने वतन से बाहर निकाल दिया गया था। मैं आपकी तरह अफसाना निगार नहीं हूं, मुझसे हाशिया आराई नहीं होती। खान का कैरेक्टर भी कम दिलचस्प नहीं। किसी जमाने में वो बड़ा पुरजोश सुर्खपोश यानी कम्युनिस्ट था। उस तहरीक से वाबस्ता होकर उसने कई मर्तबा जेल देखी, अपनी जायदाद में से हजारों रुपए खर्च किए। जब बंटवारा हुआ तो मुस्लिम लीगी बन गया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से उसे वालिहाना इश्क हो गया।
मुस्लिम लीग की तंजीम के लिए उसने काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी। लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात हुए कि वो जो तालीम याफ्ता थे उससे आगे बढ़ गए और बड़े बड़े ओहदों पर जा बैठे। खान झुंझला गया और इस झुंझलाहट में उसने अपने गैज़ और गुस्से का बड़ा अजीब सा मुजाहरा किया, जिससे हुकूमत नाराज हुई। नतीजा ये हुआ कि आपको कान पकड़कर निकाल दिया गया बाहर। जिस जमाने में सादिक की उनसे मुलाकात हुई, आपकी हालत बिल्कुल बच्चों की सी थी। उन बच्चों की सी जिनको मामूली शरारत पर सख्तगीर मास्टर ने बेंच पर खड़ा कर दिया हो या मुर्गा बनाकर क्लास के एक कोने में कान पकड़ने का हुक्म दिया हो। सादिक जब भी मुझसे उसकी बात करता तो कहता, ये बड़ा बीबा आदमी है। कुछ मैं भी उस खान के मुतालिक जानता हूँ। ये वाकया है कि सिर्फ बीबा ही एक ऐसा लफ्ज है जो उसकी शख्सियत को पूरे तौर पर अपने अंदर समेट लेता है। वतन से दूर था, सैकड़ों मील दूर, मगर वतन की याद उसे कभी नहीं सताती थी। अपने गांव में एक छोड़ 2 बीवियां थी, मगर उनके मुतालिक कभी उसने फिक्र का इजहार नहीं किया था, इसलिए कि उसको उस तरफ से कामिल यकीन था कि जमींदारी से जो कुछ वसूल होता है उनके अखराजात के लिए काफी है। 700-800 रुपया माहवार उसका मैनेजर वहां से रवाना कर देता था, जो उसकी मोटर के पेट्रोल और उसकी शराब पर उठ जाता था। घर उसका हीरा मंडी के कोठे पर था। सुबह बदर होने के बाद उसने कुछ देर उस मंडी के मुख्तलिफ कोठों पर झक मारी। आखिरकार एक कोठा मुंतखब करके वहां मुस्तकिल तौर पर अपने डेरे जमा किए। 1.5-2 महीने के बाद खान साहब को महसूस हुआ कि आपको उस कोठे की रंडी से इश्क हो गया। आपने सादिक को इस राज से बड़े बीवेपन के साथ आगाह किया। ए सादिक, वो रैंडी जिसके कोटे पर तुमसे पहली मुलाकात हुई थी, हमारे दिल के अंदर घुस गई है। उसको पता करने की कोई तरकीब अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर आता हो तो तुम हमको बताओ। सादिक ने उसको बहुत सी तरकीबें बताई, जिन पर खान साहब ने अमल भी किया, मगर वो अपने दिल के अंदर से उस रंडी को शहर बदर ना कर सके। आखिरकार उन्होंने एक बार फिर उसी बीवेपन के साथ सादिक से कहा, सादिक, वो रंडी हम पर सवार हो गया है, हम उसको अपनी बीवी बना लेगा। सादिक ने उनको बहुत समझाया बुझाया, मगर खान साहब इश्क के हाथों मजबूर थे। रंडी को भी वो पसंद आ गए थे। चुनांचे एक दिन वो मियाँ बीवी बन गए। रंडी के घर वालों को रिश्ता बिल्कुल पसंद न आया। बड़ी गड़बड़ हुई, आखिर समझौता हो गया। रंडी वहीं कोठे पर रही और खान साहब उसके शौहर की हैसियत से उसके साथ रहने लगे। सादिक ने मुझसे कहा, खान अजीब व गरीब आदमी है। इतने ऊंचे घराने से ताल्लुक रखता है, अखबारी और सियासी दुनिया में नाम रखता है, लेकिन उसे इतना ख्याल नहीं कि वो एक बदनाम मोहल्ले में रहता है। एक रंडी जिसके हजारों गाहक थे उसकी बीवी है। मुझे बाज औकात हैरत होती है कि पठान होकर उसकी गैरत कहाँ सो रही है। सरहद में 2 बीवियां पड़ी हैं, औलाद मौजूद है, मगर वो किस इत्मीनान से हीरा मंडी के कोठे में एक चिचोड़ी हुई हड्डी चूसता रहता है। उससे अगर इस बारे में कुछ कहता हूँ तो उसके बेर या चेहरे पर बेबी सी मुस्कुराहट पैदा होती है और वो मुझसे कहता है, सादिक, वो लोग उधर खुश है, हमें कोई फिक्र नहीं। और ये रंडी बहुत अच्छा है, हमसे मोहब्बत करता है। चोर उधर है ना, मोहब्बत करना नहीं जानता, नाज नखरा नहीं जानता, और हमें यकीन आ जाता है, हमें उसकी हर बात का यकीन आ जाता है। और ये वाकया है कि सादिक, जिसको पहले किसी की बात का यकीन नहीं आता था, अब उस खान के कहने पर चलता है। जब वो मुकदमों से फारिग हुआ तो उसके कहने पर उसने मिलिट्री की छोड़ी हुई बारकें ढाने और उनका मलबा उठवाने का ठेका ले लिया। उस काम से उसे नफरत थी, मगर खान साहब के मशवरे को वो कैसे टाल सकता था। चुनांचे 1 बरस तक वो कुम्हारों और उनके गधों और मलबे के धूल और गुबार में फंसा रहा, लेकिन उसमें उसने काफी कमाया।
खुशामदी दोस्त फिर जमा हो गए। मेरा ख्याल था कि वो उन्हें मुंह नहीं लगाएगा, लेकिन उसने उनको धुतकारने की कोई कोशिश न की। पहले से दस्तरखान पर उनकी शमूलियत होती थी, अब बोतल में भी उसके शरीक होने लगे। खान ने उसको बताया, शराब शराब बहुत अच्छा चीज है, खुसूसन उस आदमी के लिए जो सुबह बदर कर दिया गया हो। बोतल से मुंह लगाते ही एक नया सुबह उसके दिलो दिमाग में अदब हो जाता है, जिसमें वो एक कोने से दूसरे कोने तक जहाँ जाए स्टूल पर खड़ा होके बागियाना से बागियाना तकरीर कर सकता है, सरमाए की तमाम लानतों से उसको पाक कर सकता है। और फिर रैंडी का कोटा, इससे बेहतरीन घर तो कोई हो ही नहीं सकता। बीवी घरेलू और सगी किस्म की हो तो आदमी उसे गाली नहीं दे सकता, मगर अगर रंडी हो तो गंदी से गंदी गाली भी उसे दी जा सकती है। उसकी माँ के सामने, उसकी फूफी के सामने, उसकी चाची के सामने, और अगर उसका कोई बाप मौजूद हो तो उसके भी सामने। ये गाली बहुत जरूरी चीज है। अगर आदमी इसे वक्तन फक्तन अपने अंदर से बाहर ना निकाले तो ताफून यानी बुरी बात पैदा हो जाती है, जो बिलाखिर आदमी के दिलो दिमाग पर बहुत बुरा असर करता है। रैंडी का कोटा और घरेलू घर जमीन और आसमान का फर्क है। वहाँ 100 बखेरे होते हैं, इतना साजो सामान और इतने रिश्ते होते हैं कि अगर आदमी उनसे छुटकारा हासिल करना चाहे तो पूरी जिंदगी उसी कोशिश में बसर हो जाए। रंडी के कोटे पर ऐसी कोई मुश्किल नहीं। अपना होल्डोल और ट्रंक उठाओ, अचकन कंधे पर डालो और किसी होटल में जाकर बड़े इत्मीनान से तलाक के कागज लिखकर रवाना कर दो। और एक बात और भी है, अगर रंडी को समझने में कोई दिक्कत महसूस हो तो उसको इस्तेमाल करने वाले ऐसे कई और आदमी मौजूद होंगे जिनके तजुर्बे से फायदा उठाया जा सकता है। फिर गाना बजाना मुफ्त, अयाशी की अयाशी, शादी की शादी, जी उकताया तो छोड़ के चलते बने, कोई एतराज नहीं करेगा, कोई बुरा नहीं कहेगा, बल्कि वो जो शरीफ है मारा बाप कहेंगे कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आया। रंडी को लानती कहेंगे जो सिमट गई थी, और खुदावंदे करीम का शुक्र बजा लाएंगे कि उसने उससे निजात दिलाई। और रंडी की जिंदगी में भी कोई जलजला नहीं आता, उसके लगे बंदे गाहक होते हैं। तुम्हारी ठेकेदारी खत्म होती है तो वो इत्मीनान की सांस लेते हैं कि चलो हमारा रास्ता खुला। सादिक को खान रंडी से शादी के फायदे अक्सर बताता रहता था। बोतल से बड़े खुलूस के साथ मुंह लगाकर अब उसने रंडियों के कोठों पर भी आना जाना शुरू कर दिया था, मगर उसने उनमें वो बात अभी तक नहीं देखी थी जिसके मुताल्लिक वो अक्सर अपने पठान दोस्त से सुना करता था। खान को सादिक के दिल का हाल अच्छी तरह मालूम था। उसको पता चल गया था कि वो हीरा मंडी से उगता गया है, कारोबार अच्छा है, आमदनी की माकूल सूरत पैदा हो गई है, इसलिए वो अब अपना घर बनाना चाहता है जिसमें उसकी एक अदद बीवी हो, 10 अदद बच्चे हो, कलवट हो, पोतड़े हो, चूल्हा हो, चिमटा हो, तवा हो। वो फल खरीदे तो सीधा घर पहुंचे, शराब की बोतलों की बजाय दूध की बोतलें खरीदे, मीरासियों और भड़ुओं की बजाय शरीफ लोगों से मिले। शुरू में तो खान अपने मखसूस अंदाज में उसे ऐसे वाहियात इक़दाम से रोकने की नर्म नाजुक कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि सादिक ने अपने मोहल्ले में किसी से कोई मुनासिब और मौजूद रिश्ता ढूंढने के लिए कहा है तो उसे बड़ी कोफ्त हुई। सादिक, ये तुम क्या हिमाकत करने वाला है? ये शादी वादी हरगिज़ मत करना। ये दुनिया ऐसी है जहाँ किसी वक्त भी तुम्हें सुबह बदर या शहर बदर कर दिया जा सकता है।
मैं इतने बरस कांग्रेस में रहा हूँ, कम्युनिज्म तहरीक चलाने में इतना काम मैंने किया है कि तुमको उसका अंदाजा ही नहीं हो सकता। मैंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में सिर्फ एक चीज सीखी है कि जिंदगी में तुम जिसको भी शरीक बनाओ अटैची केस की तरह होना चाहिए, जिसको तुम हाथ में उठा कर चलते हो या उसे वहीं छोड़ दो, वो ज्यादा कीमती नहीं होना चाहिए। कीमती चीजों को छोड़ देने का बड़ा गम होता है। सो बिरादर, तुम शादी ना करो, बाज जाओ इस ख्याल से। वो रहने जिसके पास तुम जाते हो, क्या बुरा है? हैं? तो उससे इश्क करना शुरू कर दो। ये कोई मुश्किल काम नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, सब ठीक हो जाएगा। सादिक ने घरेलू किस्म की औरत से शादी के हक में अपने दलाइल पेश किए, मगर खान के सामने उसकी एक न चली। सादिक तुम उल्लू है, खुदा की कसम उल्लू है। तुम हमारी बात नहीं मानता। जिसके पास 2 बीवियां हैं अपने कबीले की, तुम हमारी बात मानो। हम तुम्हारा दोस्त है, पता नहीं खुदा की कसम खाकर कहता है कि हम झूठ नहीं बोलता। ये दुनिया जिसमें हम जैसे मुखलिस आदमी को सुबह बदर करने वाले हाकिम मौजूद है, उसमें रैंदी के कोतेही को अपना घर बनाना चाहिए। हमको तो यहाँ पौधारा है। अब तुम भी हीरा मंडी में अपना घर बना लो और आराम करो। हाँ? सादिक अजीब उलझन में गिरफ्तार था। मुझसे मिलकर वो घंटों बातें करता रहता। वो हीरा मंडी के सख्त खिलाफ था, मगर थोड़ी देर के बाद मैंने महसूस किया कि वो उसका कायल होता जा रहा है, क्योंकि अब वो खान की कही हुई बातें यूं सुनाता था जैसे उसके दिल को लग चुकी हैं। चुनांचे एक रोज उसने मुझसे कहा, मैंने सारी उम्र ठेकेदारी की है, और ठेकेदारी से बढ़कर बेईमानी का और कोई कारोबार नहीं हो सकता। इसका अव्वल खोट, इसका आखिर खोट। ये ऐसा बाजार है जिसमें कोई खरा सिक्का नहीं चल सकता। सुना है विलायत में ऐसी मशीनें बनी हैं जिनमें अगर खोटे सिक्के डाले जाएं तो बाहर निकाल देती है, लेकिन ठेकेदारी ऐसी मशीन है जिसमें अगर खरे सिक्के डाले जाएं तो कबूल नहीं करेगी, फौरन बाहर निकाल देगी। मुझे सारी उम्र यही कारोबार करना है क्योंकि मुझे सिर्फ यही आता है, तो क्यों ना मैं हीरा मंडी में ही अपना घर बनाऊं। वहां खरे सिक्के चलते हैं, लेकिन उनके एवज जो माल मिलता है उसमें सिर्फ खोट ही खोट होता है। मैं समझता हूं मेरी रूहानी तस्कीन के लिए वहां की फिजा अच्छी रहेगी। फिर एक रोज उसने मुझे बताया, खान बहुत खुश है, उसकी दोनों बीवियां वहां सरहद में घर में खुश हैं, उसकी औलाद भी खुश है। उनकी खैर खैरियत तो उसको अपने मैनेजर के जरिए से मालूम होती रहती है। या हीरा मंडी में उसकी रंडी भी खुश है, उसकी माँ भी खुश है, उसकी फूफी भी खुश है, उसके मिरासी भी खुश है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि खान खुश है। कभी कभी उन हाकिमों के खिलाफ एक बयान अखबारों में शायद कर देता है जिन्होंने उसको सुबह बदर किया था, और अपनी रंडी को सुना देता है, वो भी खुश हो जाती है। उस रात गाने बजाने की महफिल गर्म होती है और खान मसनद पर गांव तकिए का सहारा लेकर यूं बैठता है जिस तरह एक तमाशबीन उस्ताद साहब और मिरासियों से इस तरह बातें करता है जैसे उसने नई नई तमाशबीनी शुरू की है। उसकी रंडी मुजरा करती है और वो जेब में हाथ डालकर उसको 10 रुपए का नोट देता है, फिर 5 का, फिर 2 रुपए वाला, फिर 1 रुपए वाला। इसके बाद वो महफिल बर्खास्त कर देता है और उस रंडी के साथ सो जाता है, उस मन कुहा औरत के साथ ऐसी रात बसर करता है जो गुनाह आलूद हो। मैं तो समझता हूं ये बड़े मजे की बात है। लेकिन जब उस रंडी से शादी का सवाल पैदा हुआ, यानी खान साहब ने सब मामला तैयार कर दिया
और सिर्फ ईजाब व कबूल की रस्म बाकी रह गई तो सादिक पीछे हट गया। खान आग बगूला हो गया। मेरे सामने उसने सादिक को बहुत लान तान की। तुम्हारी समझ पर पत्थर पड़ गए हैं सादिक। तुम उल्लू के पत्ते हो। शरीफ औरत से शादी करके खुदा की कसम तुम पछताओगे। ये दुनिया ऐसी नहीं है। परवरदिगार की कसम जिसमें शराफत से शादी की जाए उसमें रंग अच्छी रहती है। तुम शरीफ मत बनो। याद रखो, अगर तुम शरीफ बन गए तो तुम सुबह बदर कर दिए जाओगे। तुम हीरा मंडी में रहो, यहाँ सिर्फ यही एक सुबह है जिसमें से तुम बदर नहीं किए जा सकते। इसलिए इसके साथ कोई हाकिम अपना रिश्ता कायम नहीं करेगा। कदे अपना घर यही बनाओ। इससे बेहतर जगह तुम्हें और कोई नहीं मिलेगी। सादिक ने अपने मोहल्ले में एक जगह बात पक्की कर ली थी। जब खान ने उसको समझाया बुझाया तो उसने अपना इरादा तर्क कर दिया, लेकिन वो रंडी से शादी करने पर आमादा ना हुआ। उसने मुझसे कहा, मैंने अब शादी का ख्याल ही छोड़ दिया है। मैं खान का कहना जरूर मान लेता मगर मेरा दिल नहीं मानता। मैं अब ऐश करूंगा। एक रंडी के पास नहीं, कई रंडियों के पास जाया करूंगा। और उसने मुतअद्दिद रंडियों के यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। उसे अब कई ठेके मिल गए थे। उसके पास फिर दौलत की फरावानी थी। हीरा मंडी से जब वो मोटर में गुजरता तो चारों तरफ कोठों पर रंगीन मुस्कुराहटें तीतरियों की तरह उड़ने लगती। अब वो फिर नवाब साहब था, हीरा मंडी का नवाब साहब। पूरे 3 बरस तक वो खेल खेलता रहा। मेरा ख्याल है गालिबन खान की इस कोशिश का रद्द अमल था जो उसने सादिक को अपने कालिब में ढालने के लिए की थी। वो चाहता था कि अपने तजुर्बात का निचोड़ उसके हलक में डालकर उसको अपने जैसा बना ले, मगर उसका नतीजा ये निकला कि सादिक इधर का रहा ना उधर का। वो पूरा बदमाश बन गया। जिस रास्ते से उसको नफरत थी वो उसी का अंतक मुसाफिर बन गया। मैंने उसको बारहा समझाया, देखो सादिक, बाज आ जाओ। अपनी जवानी, अपनी सेहत और अपनी दौलत यूं बर्बाद ना करो। लेकिन वो ना माना। मेरी बातें सुनता और मुस्कुरा देता। मेरी दुनिया खोट की दुनिया है। इसमें सिर्फ 1/100 हिस्सा सीमेंट होता है, बाकी सब रेत, और वो भी जिसमें आधी मिट्टी मिली होती है। मेरी ठेकेदारी में जो इमारत बनती है उसकी उम्र कागज पर 50 साल होती है तो जमीन पर 10 साल होती है। इसलिए मैं अपने लिए पुख्ता घर कैसे तामीर करा सकता हूं? रंडिया ठीक है, मैंने सोसाइटी के उस मलबे का भी ठेका ले रखा है। रोज एक ना एक बोरी ढोकर ठिकाने लगा देता हूं। वो बोरियां ढो ढो कर अपनी दानिश में ठिकाने लगाता रहा। मैंने उसे मिलना जुलना बंद कर दिया। वो बहुत बदनाम हो चुका था। उसको मालूम था कि मैं उससे नाराज हूं, लेकिन उसने मुझे मनाने की कोई कोशिश न की। 1.5 बरस के बाद एक दिन अचानक वो मेरे पास आया। ऐसा लगता था कि बहुत जरूरी बात कहना चाहता है, मगर नहीं कह सकता। मैंने उससे पूछा, कुछ कहने आए हो? हाँ, मैं शादी कर रहा हूँ। किससे? एक रंडी से। बको नहीं। मैं मजबूर हो गया हूँ। मजबूरी कैसी? उसके नुत्फा ठहर गया है, वो पेट से है। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। इससे क्या कहूं? कुछ समझ में नहीं आता था। सादिक ने अपना झुका हुआ सर उठाया और कहना शुरू किया, मैं मजबूर हो गया हूँ और शादी के सिवा कोई चारा नहीं। सादिक ने उस रंडी से शादी कर ली, मगर उसके कोठे को उसने अपना घर ना बनाया। उन लोगों ने, ये रंडी जिनकी रोजी का ठीकरा थी, बहुत दंगा फसाद किया, मगर उसने कोई परवाह ना की। हजारों रुपए पानी की तरह बहा दिए और आखिर कामयाब हो गया। उस रंडी के बतन से एक लड़की पैदा हुई। उसकी पैदाइश के 6 महीने बाद सादिक के दिल में जाने क्या आई कि उसने रंडी को तलाक दे दी और कहा,
तुम्हारा असल मुकाम ये घर नहीं, हीरा मंडी है। जाओ और इस लड़की को भी अपने साथ ले जाओ। इसको शरीफ बनाकर मैं तुम लोगों के कारोबार पर जुल्म नहीं करना चाहता। मैं खुद कारोबारी आदमी हूं, ये नुक्ते अच्छी तरह समझता हूं। जाओ, खुदा मेरे इस नुत्फे के भाग अच्छे करे, लेकिन देखो इसे नसीहत देती रहना कि किसी से शादी की गलती कभी ना करे। ये गलत चीज है। मालूम नहीं जो कुछ मैंने बयान किया है सादिक के मुतालिक ज्यादा है या खान के मुतालिक। बहरहाल मुझे ये दोनों उसी सफ के आदमी मालूम होते हैं जिसमें आपका बाबू गोपीनाथ मौजूद है। और इस दुनिया में जहां सूबा बदर और शहर बदर यानी तड़ीपार किया जा सकता हो, ऐसे आदमी जरूर मौजूद होने चाहिए जिनको सोसाइटी अपने और अपने बनाए हुए कानूनों के मुंह पर तमाचे के तौर पर कभी कभी मार सके। पिछले अफसाने में आपने बाबू गोपीनाथ का बहुत जिक्र सुना। आइए मिलते हैं बाबू गोपीनाथ से और देखते हैं कि ये भी उसी सफ में शामिल होने के काबिल हैं या नहीं। बाबू गोपीनाथ से मेरी मुलाकात सन 40 में हुई। उन दिनों मैं बंबई का एक हफ्तावार पर्चा एडिट किया करता था। दफ्तर में अब्दुल रहीम सैंडो एक नाटे कद के आदमी के साथ दाखिल हुआ। मैं उस वक्त एडिटोरियल लिख रहा था। सैंडो ने अपने मखसूस अंदाज में बाआवाज़ बुलंद मुझे आदाब किया। आदाब मंटो साहब, बाबू गोपीनाथ से मिलिए। मैंने उठकर उससे हाथ मिलाया। बाबू गोपीनाथ, तुम हिंदुस्तान के नंबर 1 राइटर से हाथ मिला रहे हो। लिखता है तो लोगों का धड़क तख्ता हो जाता है। ऐसी ऐसी कंटिन्यूटियां मिलती हैं कि तबीयत साफ हो जाती है। पिछले दिनों वो क्या चुटकुला लिखा था आपने मंटो साहब? हाँ, मिस खुर्शीद ने कार खरीदी, अल्लाह बड़ा कारसाज है। है ना, एंटी की पेंटी पो। अब्दुल रहीम सैंडो के बातें करने का अंदाज निराला था। कंटिन्यूटी, धड़न तख्ता, एंटी की पेंटी पो, ऐसे अल्फाज उसकी अपनी ईजाद थे जिनको वो गुफ्तगू में बेतकल्लुफ इस्तेमाल करता था। मेरा तारुफ कराने के बाद वो बाबू गोपीनाथ की तरफ मुतवज्जा हुआ। आप हैं बाबू गोपीनाथ, बड़े खाना खरा। लाहौर से झक मारते मारते बंबई तशरीफ लाए हैं। साथ कश्मीर की एक कबूतरी है। बाबू गोपीनाथ मुस्कुराया। नंबर 1 बेवकूफ कोई हो सकता है तो वो आप हैं। लोग इनके मस्का लगा लगा कर रुपया बटोरते हैं। अजी मैं तो सिर्फ बातें करके हर रोज इनसे पोल्सन बटर के 2 पैकेट वसूल करता हूँ। बस मंटो साहब ये समझ लीजिए कि बड़े एंटी फ्लू जस्टिन किस्म के आदमी हैं। आप आज शाम को इनके फ्लैट पे जरूर तशरीफ लाइए। हाँ, जरूर तशरीफ लाइए मंटो साहब। क्यों सैंडो, क्या आप कुछ उसका भी शगल करते हैं? अजी हर किस्म का शगल करते हैं। तो मंटो साहब आज शाम को जरूर आइएगा। और मैंने भी पीनी शुरू कर दी है, इसलिए क्योंकि मुफ्त मिलती है। सैंडो ने मुझे फ्लैट का पता लिखा दिया, जहां मैं हस्बे वादा शाम को 6 बजे के करीब पहुंच गया। 3 कमरे का साफ सुथरा फ्लैट था जिसमें बिल्कुल नया फर्नीचर सजा हुआ था। सैंडो और बाबू गोपीनाथ के अलावा बैठने वाले कमरे में 2 मर्द और 2 औरतें मौजूद थीं, जिनका मुझे सैंडो ने तारुफ कराया। ना ये है गफ्फार साईं, पंजाब के ठेठ साईं हैं। गले में मोटे मोटे दानों की माला पहनते हैं। बाबू गोपीनाथ की लीगल एडवाइजर है। मेरा मतलब समझ जाइए। तो जी जिस आदमी की नाक बहती हो या जिसके मुंह से लुआब टपकता हो, यानी राल टपकती हो, पंजाब में खुदा को पहुंचा हुआ दरवेश बन जाता है। ये भी बस पहुंचे हुए हैं या पहुंचने वाले हैं। लाहौर से बाबू गोपीनाथ के साथ आए हैं क्योंकि उन्हें वहां और कोई बेवकूफ मिलने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ बाबू साहब से क्रायोने का डब्बा और सिगरेट और स्कॉच विस्की के पैक पीकर दुआ करते रहते हैं कि अंजाम नेक हो। गफ्फार साईं ये सुनकर मुस्कुराता रहा। दूसरे मर्द का नाम था गुलाम अली,
लंबा तड़ंगा कसरती बदन, मुंह पर चेचक के दाग। उसके मुतालिक सैंडो ने कहा, ये मेरा शागिर्द है, अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चल रहा है। लाहौर की एक मशहूर तवाइफ की कुंवारी लड़की इस पर आशिक हो गई। बड़ी बड़ी कंटिन्यूटियां मिलाई गई इसको फांसने के लिए, मगर इसने कहा डू और डाई, मैं लंगोट का पक्का रहूंगा। एक तकिए में बातचीत पीते करते बाबू गोपीनाथ से मुलाकात हो गई। बस उस दिन से इनके साथ चिमटा हुआ है। हर रोज क्रेयोने का डब्बा और खाना पीना मुकर्रर है। ये सुनकर गुलाम अली भी मुस्कुराता रहा। गोल चेहरे वाली एक सुर्ख सफेद औरत थी। कमरे में दाखिल होते ही मैं समझ गया था कि वही कश्मीर की कबूतरी है जिसके मुतालिक सैंडो ने दफ्तर में जिक्र किया था। बहुत साफ सुथरी औरत थी, बाल छोटे थे, ऐसा लगता था कटे हुए हैं, मगर दर हकीकत ऐसा नहीं था। आंखें शफाफ और चमकीली थी। चेहरे के खुतूत से साफ जाहिर होता था कि बेहद अल्लड़ और ना तजुर्बेकार है। सैंडो ने उसे तारुफ कराते हुए कहा, जीनत बेगम। बाबू साहब इन्हें प्यार से जीनो कहते हैं। जीनो। एक खर्राट नायिका कश्मीर से ये सेब तोड़कर लाहौर ले आई। बाबू गोपीनाथ को अपनी सीआईडी से पता चला और एक रात ले उड़े। अजीब मुकदमेबाजी हुई। तकरीबन 2 महीने तक पुलिस ऐश करती रही। आखिर बाबू गोपीनाथ ने मुकदमा जीत लिया और इसे यहाँ ले आए धड़म तख्ता। अब गहरे सांवले रंग की औरत बाकी रह गई थी, जो खामोश बैठी सिगरेट पी रही थी। आंखें सुर्ख थी, जिनसे काफी बेहयाई टपक रही थी। बाबू गोपीनाथ ने उसकी तरफ इशारा किया और सैंडो से कहा, इसके मुतालिक भी कुछ हो जाए। जरूर जनाब, ये है 10 पोटी फुल फूटी मिसेस अब्दुल रहीम सैंडो उर्फ सरदार बेगम। आप भी लाहौर की पैदावार हैं। सन 36 में मुझसे इश्क हुआ। 2 ही साल में मेरा धड़म तख्ता करके रख दिया। मैं लाहौर छोड़कर भागा। बाबू साहब ने इन्हें यहाँ लाहौर से बुलवा लिया है ताकि मेरा दिल लगा रहे। इसको भी एक डब्बा क्रायोने का राशन मिलता है। हर रोज शाम को 2.5 रुपए का मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाती है। रंग काला है, मगर बड़ी टिट फॉर टैट किस्म की औरत है। सरदार ने कहा था, सिर्फ इतना कहा। बकवास न कर। उस अदा में पेशावर औरत की बनावट थी। सबसे तारुफ कराने के बाद सैंडो ने हस्बे आदत मेरी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। मैंने कहा, छोड़ो यार, आओ बातें करें। बॉय, विस्की और सोडा। बाबू गोपीनाथ, लगाओ हवा एक सब्जे को। बाबू गोपीनाथ ने जेब में हाथ डालकर 100 के नोटों का एक पुलिंदा निकाला और एक नोट सैंडो के हवाले कर दिया। सैंडो ने नोट लेकर उसकी तरफ गौर से देखा और खड़खड़ा कर कहा, ओह गॉड, ओ मेरे रब्बुल आलमीन, वो दिन कब आएगा जब मैं लब लगाकर यूं नोट निकाला करूंगा। जाओ भाई गुलाम अली, 2 बोतल जॉनी वॉकर स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग की ले आओ। जाओ। बोतलें आई, सबने पीना शुरू की। ये शगल 2-3 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान सबसे ज्यादा बातें हस्बे मामूल अब्दुल रहीम ने की। पहला ग्लास एक ही बार में खत्म करके वो चिल्लाया, धड़म तख्ता। मंटो साहब, जिसकी हो तो ऐसी हलक से उतर कर पेट में इनकलाब जिंदाबाद लिखती चली गई है। जियो बाबू गोपीनाथ, जियो। बाबू गोपीनाथ बेचारा खामोश रहा। कभी कभी अलबत्ता वो सैंडो की हाँ में हाँ मिला देता था। मैंने सोचा, इस शख्स की अपनी कोई राय नहीं है, दूसरा जो भी कहे मान लेता है। ज़ईफुल एतकादी यानी अंधविश्वास का सबूत गफ्फार साईं मौजूद था, जिसे वो बकौल सैंडो अपना लीगल एडवाइजर बनाकर लाया था। सैंडो का उससे दरअसल ये मतलब था कि बाबू गोपीनाथ को उससे अकीदत थी। यूं भी मुझे दौरान गुफ्तगू मालूम हुआ कि लाहौर में उसका अक्सर वक्त फकीरों और दरवेशों की सोबत में कटता था। ये चीज मैंने खास तौर पर नोट की कि वो खोया खोया सा था, जैसे कुछ सोच रहा था। मैंने चुनांचे उसे एक बार कहा, बाबू गोपीनाथ, क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं? जी मैं कुछ नहीं, उन हसीनों के मुतालिक सोच रहा हूँ। और हमें क्या सोच होगी। बड़े खाना खराब है ये मंटो साहब।
बड़े खाना खराब। लाहौर की कोई ऐसी तवायफ नहीं जिनके साथ बाबू साहेब की कंटिन्यूटली ना रह चुकी हो। अब कमर में वो दम नहीं मंटो साहब। इसके बाद वाहियात गुफ्तगू शुरू हो गई। लाहौर की तवाइफों के घराने गिने गए। कौन डेरेदार थी, कौन नटनी थी, कौन किसकी नोची थी। बाबू गोपीनाथ ने नथनी उतारने का क्या क्या दिया था, वगैरह वगैरह। जीनत बिल्कुल खामोश बैठी रही। कभी कभी किसी बात पर मुस्कुरा देती, मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसे इस गुफ्तगू से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हल्की विस्की का एक ग्लास नहीं पिया, बगैर किसी दिलचस्पी के सिगरेट भी पीती थी, तो मालूम होता था उसे तंबाकू और उसके धुएं से कोई रग़बत नहीं। लेकिन लुत्फ यह है कि सबसे ज्यादा सिगरेट उसी ने पिए। बाबू गोपीनाथ से उसे मोहब्बत थी, इसका पता मुझे किसी बात से नहीं मिला। अलबत्ता इतना जाहिर था कि बाबू गोपीनाथ को उसका काफी ख्याल था, क्योंकि जीनत की आसाइश के लिए हर सामान मुहैया था। लेकिन एक बात मुझे महसूस हुई कि उन दोनों में एक अजीब सा खिंचाव था। मेरा मतलब है, दोनों एक दूसरे के करीब होने के बजाय कुछ हटे हुए से मालूम होते थे। 8 बजे के करीब सरदार डॉक्टर मजीद के यहाँ चली गई, क्योंकि उसे मॉर्फिया का इंजेक्शन लेना था। गफ्फार साईं 3 पेग पीने के बाद अपनी तस्बीह उठाकर कालीन पर सो गया। गुलाम अली को होटल से खाना लेने के लिए भेज दिया गया। सैंडो ने अपनी दिलचस्प बकवास जब कुछ अरसे के लिए बंद की, तो बाबू गोपीनाथ ने, जो अब नशे में था, जीनत की तरफ वही आशिकाना निगाह डालकर कहा, मंटो साहब, मेरी जीनत के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? नेक ख्याल है। मंटो साहब है भी बड़ी नेक लोग। खुदा की कसम, ना जेवर का शौक है ना किसी और चीज का। मैंने कई बार कहा, जाने मन मकान बनवा दो। क्या करूंगी मकान लेकर? मेरा कौन? मंटो साहब, मोटर कितने में आ जाएगी? मुझे नहीं मालूम। क्या बात करते हैं आप मंटो साहब, आपको और कारों की कीमत ना मालूम? तो चलिए मेरे साथ, जीनों के लिए एक मोटर खरीदेंगे। मैंने अब देखा है कि बंबई में मोटर होनी ही चाहिए। जीनत का चेहरा रद्द अमल यानी रिएक्शन से खाली रहा। बाबू गोपीनाथ का नशा थोड़ी देर के बाद बहुत तेज हो गया। हमातन जज्बात यानी सर से पैर तक जज्बात होकर उसने मुझसे कहा, मंटो साहब, आप बड़े लायक आदमी हैं। मैं तो बिल्कुल गधा हूं। लेकिन आप मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। कल बातों बातों में सैंडो ने आपका जिक्र किया। मैंने उसी वक्त टैक्सी मंगवाई और उससे कहा, ले चलो मुझे मंटो साहब के पास। मंटो साहब, मुझसे अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। बहुत गुनहगार आदमी। उसकी मंगाओ आपके लिए? नहीं नहीं, बहुत पी चुके। और पीजिए मंटो साहब। ये कहकर जेब से 100 के नोटों का एक पुलिंदा निकाला और एक नोट जुदा करने लगा। लेकिन मैंने सब नोट उसके हाथ से लिए और वापस उसकी जेब में ठूंस दिए। 100 रुपए का एक नोट आपने गुलाम अली को दिया था, उसका क्या हुआ? मंटो साहब, उस नोट में से जो कुछ बाकी बचा, या तो गुलाम की जेब से गिर पड़ेगा। बाबू गोपीनाथ ने पूरा जुमला भी अदा नहीं किया था कि गुलाम अली ने कमरे में दाखिल होकर बड़े दुख के साथ ये इत्तला दी कि होटल में किसी हरामजादे ने उसकी जेब से सारे रुपए निकाल लिए। बाबू गोपीनाथ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, फिर 100 रुपए का एक नोट जेब से निकालकर गुलाम अली को देकर कहा, जाओ जाकर खाना ले आओ। 5-6 मुलाकातों के बाद मुझे बाबू गोपीनाथ की सही शख्सियत का इल्म हुआ। पूरी तरह तो खैर इंसान किसी को भी नहीं जान सकता, लेकिन मुझे उसके बहुत से हालात मालूम हुए जो बेहद दिलचस्प थे। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ये ख्याल कि वो परले दर्जे का चुगत है गलत साबित हुआ। उसको इस अमर का पूरा एहसास था कि सैंडो, गुलाम अली और सरदार वगैरह जो उसके मुसाहिब बने हुए हैं, मतलबी इंसान है। वो उनसे झिड़कियाँ, गालियाँ सब सुनता, लेकिन गुस्से का इजहार नहीं करता था। उसने मुझसे कहा, मंटो साहब, मैंने आज तक
किसी का मशवरा रद्द नहीं किया। जब भी कोई मुझे राय देता है मैं कहता हूं सुभान अल्लाह। वो मुझे बेवकूफ समझते हैं लेकिन मैं उन्हें अक्लमंद समझता हूं, इसलिए कि उनमें कम से कम इतनी अक्ल तो थी कि मुझ में ऐसी बेवकूफी को शिनाख्त कर लिया जिनसे उनका उल्लू सीधा हो सकता है। मंटो साहब, बात दरअसल ये है कि मैं शुरू से फकीरों और कंजरों की सोहबत में रहा हूं। मुझे इनसे कुछ मोहब्बत सी हो गई है। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। मैंने सोच रखा है कि जब मेरी दौलत बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो किसी तकिए में जा बैठूंगा। रंडी का कोठा और पीर का मजार, बस ये दो जगहें हैं जहां मेरे दिल को सुकून मिल सकता है। रंडी का कोठा तो छूट जाएगा इसलिए कि जेब खाली होने वाली, लेकिन हिंदुस्तान में हजारों पीर हैं। किसी एक की मजार पर चला जाऊंगा। रंडी के कोठे और तकिया आपको क्यों पसंद है? इसलिए इन दोनों जगहों पर फर्श से लेकर छत तक धोखा ही धोखा होता है। जो आदमी खुद को धोखा देना चाहता है उसके लिए इनसे अच्छे मुकाम और क्या हो सकते हैं। आपको तवायफों का गाना सुनने का शौक है? क्या आप मौसीकी की समझ रखते हैं? बिल्कुल नहीं, और ये अच्छा है क्योंकि मैं कंसूरी से कंसूरी तवायफ के यहाँ जाकर भी अपना सर हिला सकता हूँ। मंटो साहब, मुझे गाने से कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, लेकिन जेब से 10 या 100 रुपए का नोट निकाल कर गाने वाले को दिखाने में बहुत मजा आता है। नोट निकाला और उसको दिखाया, वो उसे लेने के लिए गदा से उठी, पास आई तो नोट जुराब में अड़स ली। उसने छुप कर उसे बाहर निकाला तो हम खुश हो गए। ऐसी बहुत फजूल सी बातें हैं जो हम जैसे तमाशबीनों को पसंद है, वरना कौन नहीं जानता है कि रंडी के कोठे पर माँ बाप अपनी औलाद से पेशा कराते हैं और मकबरों और ताकियों में, मज़ारों में इंसान अपने खुदा से। सच कहा आपने, इंसान अपने खुदा से पेशा कराते हैं। बाबू गोपीनाथ का शजर नसब तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मालूम हुआ कि कोई बहुत बड़े कंजूस बनिए का बेटा है। बाप के मरने पर उसे 10 लाख रुपए की जायदाद मिली जो उसने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उड़ाना शुरू कर दी। बंबई आते वक्त वो अपने साथ 50,000 रुपए लाया था। उस जमाने में सब चीजें सस्ती थी, लेकिन फिर भी हर रोज तकरीबन 100-125 रुपए खर्च हो जाते थे। जीनू के लिए उसने फिएट मोटर खरीदी, याद नहीं रहा, लेकिन शायद 3,000 रुपए में आई थी। एक ड्राइवर रखा, लेकिन वो भी लफंगे टाइप का। बाबू गोपीनाथ को ऐसे ही आदमी पसंद थे। हमारी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ गया। बाबू गोपीनाथ से तो मुझे सिर्फ दिलचस्पी थी, लेकिन उसे मुझसे कुछ अकीदत हो गई थी। यही वजह है कि दूसरों की बनिस्बत मेरा बहुत ज्यादा एहतराम करता था। एक रोज शाम के करीब जब मैं फ्लैट पर गया तो मुझे वहां शफीक को देखकर बड़ी हैरानी हुई। मोहम्मद शफीक तूसी कहूं तो शायद आप समझ लें कि मेरी मुराद किस आदमी से है। यूं तो शफीक काफी मशहूर आदमी है, कुछ अपनी जिद्दत तराज गायकी यानी मॉडर्न गायकी के बायस, और कुछ अपनी बजला साइंस तबीयत यानी सेंस ऑफ ह्यूमर की बदौलत। लेकिन उसकी जिंदगी का एक हिस्सा ज्यादातर लोगों से पोशीदा है। बहुत कम आदमी जानते हैं कि 3 सगी बहनों को यके बाद दीगरे 3-3, 4-4 साल के वक्फे के बाद दाश्ता यानी रखैल बनाने के बाद पहले उसका ताल्लुक उनकी माँ से भी था। ये बहुत कम मशहूर है कि उसको अपनी पहली बीवी, जो थोड़े ही अरसे में मर गई थी, इसलिए पसंद नहीं थी कि उसमें तवायफों के गमजे और अश्वे नहीं थे। लेकिन ये तो खैर हर आदमी जो शफीक तूसी से थोड़ी बहुत वाकफियत भी रखता है जानता है कि 40 बरस की उम्र में सैकड़ों तवायफों ने उसे रखा, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहना, उम्दा से उम्दा खाना खाया, नफीस से नफीस मोटर रखी, मगर उसने अपनी जेब से एक दबड़ी किसी तवायफ पर कभी खर्च न की। औरतों के लिए
खास तौर पर वो औरतें जो पेशावर हों, उसकी बजला साइज तबीयत जिसमें मीरासियों के मिजाज की एक झलक थी, बहुत ही जाजिब नजर थी। वो कोशिश के बगैर उनको अपनी तरफ खींच लेता था। मैंने जब उसे जीनत से हंस कर बातें करते देखा तो मुझे इसलिए हैरत ना हुई कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने सिर्फ ये सोचा कि वो दफतन यहाँ पहुंचा कैसे। एक सैंडो उसे जानता था, मगर उनकी बोलचाल तो एक अरसे से बंद थी। लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि सैंडो ही उसे लाया था। उन दोनों में सुलह सफाई हो गई थी। बाबू गोपीनाथ एक तरफ बैठा हुक्का पी रहा था। मैंने शायद इससे पहले जिक्र नहीं किया, वो सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता था। मोहम्मद शफीक तूसी मिरासियों के लतीफे सुना रहा था, जिसमें जीनत किसी कदर कम और सरदार बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी। शफीक ने मुझे देखा और कहा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या आपका गुजर भी इन वादियों में होता है? तशरीफ ले आइए इजराइल साहब, यहाँ तड़न तख्ता। मैं उसका मतलब समझ गया। थोड़ी देर गप्पाबाजी होती रही। मैंने नोट किया कि जीनत और मोहम्मद शफीक तूसी की निगाहें आपस में टकरा कर कुछ और भी कह रही हैं। जीनत इस फन में बिल्कुल कोरी थी, लेकिन शफीक की महारत जीनत की खामियों को छुपा रही थी। सरदार दोनों की निगाहबाजी को कुछ अंदाज से देख रही थी, जैसे खलीफे अखाड़े से बाहर बैठकर अपने पट्टों के दावपेश देखते हैं। इस दौरान मैं भी जीनत से काफी बेतकल्लुफ हो गया था। वो मुझे भाई कहती थी, जिस पर मुझे एतराज नहीं था। अच्छी मिलनसार तबीयत की औरत थी, कम गो, सादा लो, साफ सुथरी। शफीक से मुझे उसकी निगाहबाजी पसंद नहीं आई। अव्वल तो उसमें भौंडापन था। इसके अलावा कुछ यूं कहिए कि इस बात का भी उसमें दखल था कि मुझे भाई कहती थी। शफीक और सैंडो उठकर बाहर गए तो मैंने शायद बड़ी बेरहमी के साथ उससे निगाहबाजी के मुतालिक पूछताछ की, क्योंकि फौरन उसकी आंखों में ये मोटे मोटे आंसू आ गए और रोती रोती वो दूसरे कमरे में चली गई। बाबू गोपीनाथ जो एक कोने में बैठा हुक्का पी रहा था, उठकर तेजी से उसके पीछे गया। सरदार ने आंखों ही आंखों में उससे कुछ कहा, लेकिन मैं मतलब ना समझा। थोड़ी देर के बाद बाबू गोपीनाथ कमरे से बाहर निकला। आइए मंटो साहब। कहकर मुझे अपने साथ अंदर ले गया। जीनत पलक पर बैठी थी। हाँ, मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो दोनों हाथों से मुंह ढांप कर लेट गई। मैं और बाबू गोपीनाथ दोनों पलंग के पास कुर्सियों पर बैठ गए। बाबू गोपीनाथ ने बड़ी संजीदगी के साथ कहना शुरू किया। मंटो साहब, मुझे इस औरत से बहुत मोहब्बत है। 2 बरस से ये मेरे पास है। मैं हजरत गौसे आजम जिलानी की कसम खाकर कहता हूं कि इसने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इसकी दूसरी बहनें, मेरा मतलब इस पेशे की दूसरी औरतें, दोनों हाथों से मुझे लूट कर खाती रहीं, मगर इसने कभी एक ज़ायद पैसा मुझसे नहीं लिया। मैं अगर किसी दूसरी औरत के यहाँ हफ्तों पड़ा रहा तो इस गरीब ने अपना कोई जेवर गिरवी रखकर गुजारा कर लिया। मैं जैसा कि आपसे एक दफा कह चुका हूं कि बहुत जल्द मैं इस दुनिया से किनारा कश होने वाला हूं। मेरी दौलत अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। मैं नहीं चाहता इसकी जिंदगी खराब हो। मैंने लाहौर में इसको बहुत समझाया कि तुम दूसरी तवाइफों की तरफ देखो, जो कुछ वो करती हैं सीखो। मैं आज दौलतमंद हूं, कल मुझे भिखारी होना ही है। तुम लोगों की जिंदगी में सिर्फ एक दौलतमंद काफी नहीं है। मेरे बाद तुम किसी और को नहीं फांसोगी तो काम नहीं चलेगा। लेकिन मंटो साहब, इसने मेरी एक न सुनी। सारा दिन शरीफजादियों की तरह घर में बैठी रहती। मैंने गफ्फार साई से मशवरा किया। उसने कहा बंबई ले जाओ इसे। मुझे मालूम था उसने ऐसा क्यों कहा। बंबई में उसकी 2 जानने वाली तवाइफ एक्ट्रेस बनी हुई है। लेकिन मैंने सोचा बंबई ठीक है। 2 महीने हो गए हैं इसे यहाँ लाए हुए। सरदार को लाहौर से बुलाया है कि इसको सब गुर सिखाए। गफ्फार साई से भी ये बहुत कुछ सीख सकती है। यहाँ मुझे कोई नहीं जानता। इसको ये ख्याल था कि बाबू तुम्हारी बेइज्जती होगी। मैंने कहा तुम छोड़ो इसको, बंबई बहुत बड़ा शहर है, लाखों रईस हैं। मैंने तुम्हें मोटर ले दी है, कोई अच्छा आदमी तलाश कर लो। मंटो साहब, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, अच्छी तरह होशियार हो जाए।
मैं इसके नाम आज ही बैंक में 10,000 रुपया जमा कराने को तैयार हूं, मगर मुझे मालूम है 10 दिन के अंदर अंदर ये बाहर बैठी हुई सरदार इसकी एक एक पाई अपनी जेब में डाल लेगी। आप भी इसे समझाइए कि चालाक बनने की कोशिश करे। जब से मोटर खरीदी है सरदार उसे हर रोज शाम को अपोलो बंदर ले जाती है, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुई। सैंडो आज बड़ी मुश्किल से मोहम्मद शफीक को यहां लाया है। आपका क्या ख्याल है उसके मुतालिक? अच्छा खाता पीता आदमी मालूम होता है और खूबसूरत भी है। क्यों जीनो जानी, पसंद है तुम्हें? जीनो खामोश रही। बाबू गोपीनाथ से जब मुझे जीनत को बंबई लाने की गर्जो कायत मालूम हुई तो मेरा दिमाग चकरा गया। मुझे यकीन ना आया कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बाद में मुशाहिदे यानी ऑब्जर्वेशन ने मेरी हैरत दूर कर दी। बाबू गोपीनाथ की दिली आरज़ू थी कि जीनत बंबई में किसी अच्छे मालदार आदमी की दाश्ता यानी रखैल बन जाए, या ऐसे तरीके सीख जाए जिससे वो मुख्तलिफ आदमियों से रुपया वसूल करते रहने में कामयाब हो सके। जीनत से अगर सिर्फ छुटकारा ही हासिल करना होता तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं थी। बाबू गोपीनाथ एक ही दिन में यह काम कर सकता था। चूंकि उसकी नीयत नेक थी, इसलिए उसने जीनत के मुस्तकबिल के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसको एक्ट्रेस बनाने के लिए उसने कई जाली डायरेक्टरों की दावतें की, घर में टेलीफोन लगवाया, लेकिन ऊंट किसी करवट न बैठा। मोहम्मद शफीक तूसी तकरीबन 1.5 महीना आता रहा। कई रातें भी उसने जीनत के साथ बसर की, लेकिन वो ऐसा आदमी नहीं था जो किसी औरत का सहारा बन सके। बाबू गोपीनाथ ने एक रोज अफसोस और रंज के साथ कहा, शफीक साहब तो खाली खाली जेंटलमैन ही निकले। ठस्सा देखिए, बेचारी जीनत के 4 चादरें, 6 तकिए के गिलाफ और 200 रुपए नगद हत्या कर ले गए। सुना है आजकल एक लड़की अलमास से इश्क लड़ा रहे हैं। मोहम्मद शफीक तूसी ने जब आना बंद कर दिया तो जीनत ने कई बार मुझे टेलीफोन किया और कहा, मंटो भाईजान, शफीक साहब को ढूंढ कर मेरे पास ले आइए। मैंने उसे तलाश किया, लेकिन किसी को उसका पता ही नहीं था कि वो कहाँ रहता है। एक रोज इत्तफाकिया रेडियो स्टेशन में मुलाकात हुई। सख्त परेशानी के आलम में था। जब मैंने उससे कहा कि तुम्हें जीनत बुलाती है, मुझे ये पैगाम और जरिए से भी मिल चुका है। अफसोस है आजकल मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं। जीनत बहुत अच्छी औरत है, लेकिन अफसोस बेहद शरीफ है। ऐसी औरतों से जो बीवियों जैसा सलूक करे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। शफीक से मायूसी हुई तो जीनत ने सरदार के साथ फिर अपोलो बंदर जाना शुरू कर दिया। 15 दिनों में बड़ी मुश्किलों से कई गैलन पेट्रोल फूकने के बाद सरदार ने 2 आदमी फांसे। उनसे जीनत को 400 रुपए मिले। बाबू गोपीनाथ ने समझा कि हालात उम्मीद अफजा हैं, क्योंकि उनमें से एक ने, जो रेशमी कपड़ों की मिल का मालिक था, जीनत से कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। 1 महीना गुजर गया, लेकिन ये आदमी फिर जीनत के पास ना आया। एक रोज मैं जाने किस काम से हॉर्निमन रोड पर जा रहा था कि मुझे फुटपाथ के पास जीनत की मोटर खड़ी नजर आई। पिछली सीट पर मोहम्मद यासीन बैठा था, नगीना होटल का मालिक। मैंने उससे पूछा, ये मोटर तुमने कहाँ से ली? जानते हो मोटर वाली को? जानता हूँ। तो बस समझ लो मेरे पास कैसे है। अच्छी लड़की है यार। यासीन ने मुझे आंख मारी। मैं मुस्कुरा दिया। उसके चौथे रोज बाबू गोपीनाथ टैक्सी पर मेरे दफ्तर में आया। उससे मुझे मालूम हुआ कि जीनत से यासीन की मुलाकात कैसे हुई। एक शाम अपोलो बंदर से एक आदमी लेकर सरदार और जीनत नगीना होटल गई। वो आदमी तो किसी बात पर झगड़ कर चला गया, लेकिन होटल के मालिक से जीनत की दोस्ती हो गई। बाबू गोपीनाथ मुतमईन था, क्योंकि 10-15 रोज की दोस्ती के दौरान यासीन ने जीनत को 6 बहुत ही उम्दा और बहुत ही कीमती साड़ियां ले दी थी। बाबू गोपीनाथ अब यह सोच रहा था कि कुछ दिन और गुजर जाए, जीनत और यासीन की दोस्ती और मजबूत हो जाए तो वो लाहौर वापस चला जाए। मगर ऐसा हुआ नहीं। नगीना होटल में क्रिश्चियन औरत ने कमरा किराए पर लिया। उसकी जवान लड़की से यासीन की आंख लड़ गई।
चुनांचे जीनत बेचारी होटल में बैठी रहती और यासीन उसकी मोटर पे सुबह शाम उस लड़की को घुमाता रहता। बाबू गोपीनाथ को इसका इल्म होने पर दुख हुआ। उसने मुझसे कहा, मंटो साहब ये कैसे लोग हैं भाई, दिल उचाट हो गया है तो साफ कह दो। इन जीनत भी अजीब है, अच्छी तरह मालूम है क्या हो रहा है, मगर मुंह से इतना भी नहीं कहती, मियाँ अगर तुम्हें उस क्रिस्तान छोकरी से इश्क लड़ाना है तो अपनी मोटर कार का बंदोबस्त करो, मेरी मोटर क्यों इस्तेमाल करते? मैं क्या करूं मंटो साहब, बड़ी शरीफ और नेक बख्त औरत है, कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ी सी चालाक तो बनना चाहिए। यासीन से ताल्लुक खत्म होने पर जीनत ने कोई सदमा महसूस न किया। बहुत दिनों तक कोई नई बात वकूफ पजीर ना हुई। एक दिन टेलीफोन किया तो मालूम हुआ कि गोपीनाथ गुलाम अली और गफ्फार साईं के साथ लाहौर चला गया रुपए का बंदोबस्त करने, क्योंकि 50,000 खत्म हो गए थे। जाते वक्त वो जीनत से कह गया था कि उसे लाहौर में ज्यादा दिन लगेंगे, क्योंकि उसे चंद मकान बेचने पड़ेंगे। सरदार को मॉर्फिया के टीकों की जरूरत थी, सैंडो को पोल्सन मक्खन की। चुनांचे दोनों ने मिलकर कोशिश की और हर रोज 3 आदमी फांस कर ले आने लगे। जीनत से कहा गया कि बाबू गोपीनाथ वापस नहीं आएगा, इसलिए उसे अपनी फिक्र करनी चाहिए। 100-125 रुपए रोज के हो जाते, जिनमें से आधे जीनत को मिलते और बाकी सैंडो और सरदार दबा लेते। मैंने एक दिन जीनत से कहा कि तुम क्या कर रही हो? मुझे कुछ मालूम नहीं भाईजान, ये लोग जो कुछ कहते हैं मान लेती हूँ। जी चाहा कि बहुत देर पास बैठकर समझाऊं कि जो कुछ तुम कर रही हो ठीक नहीं। सैंडो और सरदार अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुम्हें बेच भी डालेंगे, मगर मैंने कुछ ना कहा। जीनत उकता देने वाली हद तक बेसमझ, बेउमंग और बेजान औरत थी। उस कमबख्त को अपनी जिंदगी की कदर कीमत ही मालूम नहीं थी। जिस्म बेचती, मगर उसमें बेचने वालों का कोई अंदाज तो होता। वल्लाह मुझे बहुत कोफ्त होती थी उसे देखकर। सिगरेट से, शराब से, खाने से, घर से, टेलीफोन से, हत्ता कि उस सोफे से जिस पर वो अक्सर लेटी रहती थी, उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। बाबू गोपीनाथ पूरे 1 महीने बाद लौटा। वहां गया तो फ्लैट में कोई और ही था। सैंडो और सरदार के मशवरे से जीनत ने बांद्रा में एक बंगले का ऊपरी हिस्सा किराए पर ले लिया था। बाबू गोपीनाथ मेरे पास आया तो मैंने उसे पूरा पता बता दिया। उसने मुझसे जीनत के मुतालिक पूछा। जो कुछ मुझे मालूम था मैंने कह दिया, लेकिन यह ना कहा कि सैंडो और सरदार उससे पेशा करा रहे हैं। बाबू गोपीनाथ अब के 10,000 रुपये अपने साथ लाया था, जो उसने बड़ी मुश्किलों से हासिल किया था। गुलाम अली और गफ्फार साईं को वो लाहौर में ही छोड़ाया था। टैक्सी नीचे खड़ी थी। बाबू गोपीनाथ ने इसरार किया कि मैं भी उसके साथ चलूं। तकरीबन 1 घंटे में हम बांद्रा पहुंच गए। पाली हिल पर टैक्सी चढ़ रही थी कि सामने तंग सड़क पर सैंडो दिखाई दिया। बाबू गोपीनाथ ने जोर से पुकारा, सैंडो। सैंडो ने जब बाबू गोपीनाथ को देखा तो उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, धड़म तख्ता। बाबू गोपीनाथ ने उससे कहा, आओ बैठ जाओ, अरे साथ चलते हैं। अब टैक्सी एक तरफ कीजिए, मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। टैक्सी एक तरफ खड़ी की गई। बाबू गोपीनाथ बाहर निकला तो सैंडो उसे कुछ दूर ले गया। देर तक उनमें बातें होती रही। जब खत्म हुई तो बाबू गोपीनाथ अकेला टैक्सी की तरफ आया। ड्राइवर से उसने कहा, वापस ले चलो। बाबू गोपीनाथ खुश था। हम दादर के पास पहुंचे तो उसने कहा, मंटो साहब, जीनो की शादी होने वाली है। किससे? हैदराबाद सिंध का एक दौलतमंद जमींदार है, खुदा करे वो खुश रहे। ये भी अच्छा हुआ जो मैं ऐन वक्त पर आ पहुंचा। जो रुपए मेरे पास हैं उनसे जीनो का जेवर बन जाएगा। क्यों, क्या ख्याल है आपका? मेरे दिमाग में उस वक्त कोई ख्याल ना था। मैं सोच रहा था कि हैदराबाद का दौलतमंद जमींदार कौन है। सैंडो और सरदार की कोई जालसाजी तो नहीं। लेकिन बाद में इसकी तस्दीक हो गई कि वो सच में हैदराबाद सिंध का जमींदार है, जो हैदराबाद सिंधी के एक म्यूजिक टीचर की मार्फत जीनत से मिला था। ये म्यूजिक टीचर जीनत को गाना सिखाने की बेकार बेसूद कोशिश किया करता था। एक रोज वो अपने मुरब्बी गुलाम हुसैन, ये उस हैदराबाद सिंध के रईस का नाम था,
को साथ लेकर आया। जीनत ने खूब खातिर मदारात की। गुलाम हुसैन की पुरजोर फरमाइश पर उसने गालिब की गजल गाकर सुनाई। नुक्ताची है गमे दिल, उसको सुनाए न बने, उसको सुनाए न बने। गुलाम हुसैन 100 जान से उसको फरीख्ता हो गया। इसका जिक्र म्यूजिक टीचर ने जीनत से किया। सरदार और सैंडो ने मिलकर मामला पक्का कर दिया और शादी तय हो गई। बाबू गोपीनाथ खुश था। एक दफा सैंडो के दोस्त की हैसियत से वो जीनत के घर गया। गुलाम हुसैन से उसकी मुलाकात हुई। उससे मिलकर बाबू गोपीनाथ की खुशी दुगनी हो गई। उसने मुझसे कहा, मंटो साहब खूबसूरत, नौजवान और बड़ा लायक आदमी है। मैंने यहाँ आते हुए दादागंज बख्श के हुजूर जाकर दुआ मांगी थी जो कबूल हो गई। भगवान करे दोनों खुश रहें। बाबू गोपीनाथ ने बड़े खुलूस और तवज्जो से जीनत की शादी का इंतजाम किया। 2000 के जेवर बनवा दिए और 2000 के कपड़े और 5000 नकद दिए। मोहम्मद शफीक तूसी, मोहम्मद यासीन प्रोपराइटर नगीना होटल, सैंडो म्यूजिक टीचर, मैं और बाबू गोपीनाथ शादी में शामिल थे। दुल्हन की तरफ से सैंडो वकील थे। ईजाब व कबूल हुआ तो सैंडो ने आहिस्ता से कहा, गुलाम हुसैन नीला सूट पहने था। सबने उसको मुबारकबाद दी कि उसने खंदा पेशानी से कबूल की। काफी वजीह आदमी था। बाबू गोपीनाथ उसके मुकाबले में उसके सामने छोटी सी बटेर मालूम होता था। शादी की दावतों पर खुर्दोनोश यानी खाने पीने का जो सामान होता है, बाबू गोपीनाथ ने वो भी मुहैया किया था। दावत से जब लोग फारिग हुए तो बाबू गोपीनाथ ने सबके हाथ धुलवाए। मैं जब हाथ धोने के लिए आया तो उसने मुझसे बच्चों के अंदाज में कहा, मंटो साहब जरा अंदर जाइए और देखिए जीनत दुल्हन के लिबास में कैसी लगती है। मैं पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुआ। जीनत सुर्ख जरबफ्त का शलवार कुर्ता पहने थी। दुपट्टा भी उसी रंग का था जिस पर गोट लगी थी। चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप था। हालांकि मुझे होंठों पर लिपस्टिक की सुर्खी बहुत बुरी मालूम होती है, मगर जीनत के होंठ सजे हुए थे। उसने शर्मा कर मुझे आदाब भाईजान। तब वो बड़ी प्यारी लगी। लेकिन जब मैंने दूसरे कोने में एक पलंग देखा जो फूलों से सजा हुआ था तो मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। मैंने कहा, जीनत ये क्या मजाक है, ये क्या मस्खरापन है। आप मजाक करते हैं भाईजान। मुझे अभी अपनी गलती का एहसास भी ना हुआ था कि बाबू गोपीनाथ अंदर दाखिल हुआ। बड़े प्यार के साथ उसने अपने रुमाल के साथ जीनत के आंसू पोंछे और बड़े दुख के साथ मुझसे कहा, मंटो साहब मैं समझा था कि आप बड़े समझदार और लायक आदमी हैं। सीनों का मजाक उड़ाने से पहले आपने कुछ तो सोच लिया होता। बाबू गोपीनाथ के लहजे में वो अकीदत जो उसे मुझसे थी जख्मी नजर आई। लेकिन इससे पहले कि मैं उससे माफी मांगूं, उसने जीनत के सर पर हाथ फेरा और बड़े खुलूस के साथ कहा, खुदा तुम्हें खुश रखे। ये कहकर बाबू गोपीनाथ ने भीगी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। उन आंखों में मलामत थी, बहुत ही दुख भरी मलामत, और वो चला गया। ये था बाबू गोपीनाथ। अब हम अंजाम पर आ गए। नसीर साहब को मैं फिर एक बार दावत दे रहा हूं। हमने जो पढ़ा है, देखा है, उसमें मंटो ने जो मजमून लिखे हैं, मजामीन जिन्हें आर्टिकल, लेख भी कहते हैं, वो आर्टिकल चाहे सियासत यानी पॉलिटिक्स के बारे में हो, चाहे फिल्मों के बारे में हो, चाहे समाज के बारे में हो, चाहे आप जिस सब्जेक्ट पे ले लीजिए उसके मजमून उसके आर्टिकल मौजूद हैं। और अगर आप उन्हें आज पढ़ें तो ऐसा लगेगा जैसे वो आज ही के लिए लिखे गए थे। हालांकि वो लिखे गए हैं 1940 के दहाई में, 1940 के दशक में। अपने लीडरों के बारे में मंटो का ख्याल था कि मजमा लगाकर दवा बेचने वालों और हमारे लीडरों में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही
हम लोगों को बेवकूफ बनाकर हमसे माल लूटते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो लीडर हैं वो चाहते हैं कि वो बर्बरियत, वो बाबरिज्म जो हम जंगल में छोड़ आए थे, दोबारा समाज में आ जाए। उसने ये भी कहा था, बातें अपने मजमून, बातें उन्वान है उस मजमून का, कि वो चाहते हैं कि बाजार में और चीजों के साथ साथ इंसानी गोश्त तो पोस्ट की दुकानें भी हों। अब नसीर साहब आपको एक मजमून सुना रहे हैं जिसका उन्वान है हिंदुस्तान को लीडरों से बचाओ। ये 1940 में लिखा गया था। प्लीज याद रखिए, 1940 में लिखा हुआ मजमून आज भी आपको लगेगा जैसे आज का मजमून है। नसीर साहब, हम एक अरसे से ये शोर सुन रहे हैं, हिंदुस्तान को इस चीज से बचाओ, हिंदुस्तान को उस चीज से बचाओ, मगर वाकया ये है कि हिंदुस्तान को उन लोगों से बचाना चाहिए जो इस किस्म का शोर पैदा कर रहे हैं। ये लोग शोर पैदा करने के माहिर हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर उनके दिल इखलास से बिल्कुल खाली है, कंपैशन। रात को किसी जलसे में गर्मा गर्म तकरीर करने के बाद जब ये लोग अपने पुरतकल्लुफ बिस्तरों में सोते हैं तो इनके दिमाग बिल्कुल खाली होते हैं। उनकी रातों का खफीफ तरीन हिस्सा भी, एक जरा सा एक लम्हा भी इस सोच में, इस फिक्र में नहीं जाता कि मुल्क किस मर्ज में मुब्तला है। दरअसल वो अपने मर्ज के इलाज मालजे में इस कदर मसरूफ रहते हैं कि उन्हें अपने वतन के मर्ज के बारे में गौर करने का मौका ही नहीं मिलता। ये लोग जो अपने घरों का निजाम दुरुस्त नहीं रख सकते, ये लोग जिनका कैरेक्टर बेहद पस्त होता है, सियासत के मैदान में अपने वतन का निजाम ठीक करने और लोगों को इखलाकियत का सबक देने के लिए निकलते हैं। किस कदर मज़हका खेज बात है, रिडिक्यूलस बात। ये लोग जिन्हें अर्फ़े आम में लीडर कहा जाता है, सियासत और मजहब को दो वो लंगड़ा, लूला और जख्मी आदमी तस्वुर करते हैं जिसकी नुमाइश करके हमारे यहाँ गदागर यानी कि भिखारी आमतौर पर भीख मांगते हैं। सियासत और मजहब की लाश हमारे ये नाम निहाद लीडर अपने कांधों पर उठाए फिरते हैं और सीधे साधे लोगों को जो हर बात मान लेने को के आदी होते हैं, जो ऊंचे सुरों में कही जाती है, ये कहते फिरते हैं कि वो इस लाश को असर नौ जिंदगी दे रहे हैं, बख्श रहे हैं, एक नए तौर से जिंदगी बख्श रहे हैं। मजहब जैसा था वैसा है और हमेशा एक जैसा ही रहेगा। मजहब की रूह एक ठोस हकीकत है जो कभी तब्दील नहीं हो सकती। मजहब एक ऐसी चट्टान है जिस पर समुंदर की खशमनाक लहरें भी असर नहीं कर सकती। ये लीडर जब आंसू बहा बहा कर लोगों से कहते हैं कि मजहब खतरे में है, तो इसमें कोई हकीकत नहीं होती। मजहब ऐसी चीज है ही नहीं कि खतरे में पड़ सके। अगर किसी बात का खतरा है तो वो उन लीडरों से है जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए मजहब को खतरे में डालते रहते हैं। हिंदुस्तान को इन लीडरों से बचाओ जो मुल्क की फिजा बिगाड़ रहे हैं और अवाम को गुमराह कर रहे हैं। आप नहीं जानते, मगर ये हकीकत है कि हिंदुस्तान के ये नाम निहाद लीडर अपनी अपनी बगल में एक संदूकची दबाए फिरते हैं जिसमें वो लोगों की जेबें कुतर कुतर कर रुपए जमा करते हैं। उनकी जिंदगी एक लंबी दौड़ है सरमाए के पीछे, प्रॉफिट कैपिटल के पीछे। उनके हर सांस में आपको रियाकारी और दगाबाजी का ताफुन महसूस कर सकेंगे। रियाकारी यानी कि बेईमानी, दगाबाजी ताफुन बदबू।
लंबे लंबे जुलूस निकालकर मनोभारी हारों के नीचे दबकर, चौराहों पर तवील तवील तकरीरों के खोखले अल्फाज बिखेर कर हमारे कौम के ये नाम निहाद लीडर रहनुमा अपने लिए रास्ता बना रहे हैं जो ऐशो इशरत की तरफ जाता है। ये भीड़ जरूर इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन क्या इन्होंने आज तक बेकारी और गरीबी का हल पेश किया है? ये लोग मजहब मजहब चिल्लाते हैं, मगर क्या इन्होंने खुद कभी किसी मजहब के अहकाम की पैरवी की है? ये लोग जो खैरात में दिए हुए मकानों में रहते हैं, चंदों से अपना पेट पालते हैं, जो मुस्तार अशिया यानी कि लोगों का दिया हुआ धन उस पर जीते हैं, जिनकी रूह लंगड़ी, दिमाग अपाहिज, जबान मफलूज और हाथ पैर शल हैं, मुल्क व मिल्लत की रहनुमाई कहां से करेंगे? हिंदुस्तान को बेशुमार लीडरों की जरूरत नहीं है जो नए से नए राग अलापते रहें। हमारे मुल्क को सिर्फ एक लीडर की जरूरत है जिसके दिल में हजरत उमर का सा इखलास हो और जिसके सीने में अतातुर्क का सिपाहियाना जज्बा हो, जो बिरहना पांव और गुरसना शिकम यानी कि नंगे पांव और खाली पेट आगे बढ़े और वतन के बेलगाम घोड़े के मुंह में बागें डालकर उसे आजादी के मैदान की तरफ मर्दाना वार ले जाए। याद रखिए, वतन की खिदमत शिकम सेर लोग यानी कि पेट भरे हुए लोग कभी नहीं कर सकेंगे। वजनी मादे से जो शख्स वतन की खिदमत के लिए आगे बढ़े उसे लात मार के बाहर निकाल दीजिए। हरीर और परनिया यानी कि कीमती कपड़ों में लिपटे हुए आदमी उनकी क़यादत नहीं कर सकते जो सख्त जमीन पर सोने के आदी हैं और जिनके बदन नर्म और नाजुक पोशाक से हमेशा नाआशना रहे। अगर कोई शख्स रेशमी कपड़े पहनकर अपने आप को गरीबों का सिद्दबाब सेवियर बताने की जुर्रत करे तो उसे उठाकर वहीं फेंक दीजिए जहां से वो रेंगता हुआ आपके पास निकल कर आया था। ये लीडर खटमल हैं जो वतन की खाट में चूलों के अंदर घुसे हुए हैं। इन्हें नफरत के उबलते हुए पानी के जरिए बाहर निकाल देना चाहिए। लीडर जुलूस में सरमाए और सरमायादारों के खिलाफ, कैपिटल और कैपिटलिस्ट के खिलाफ जहर उगलते हैं सिर्फ इसलिए कि वो खुद सरमाया इकट्ठा करना चाहते हैं। क्या ये सरमायादारी से बदतर नहीं है? ये चोरों के चोर हैं, रहजनों के रहजन। अब वक्त आ गया है कि अवाम इन पर अपनी बेएतमादी, डिस्ट्रस्ट जाहिर कर दे। जरूरत है कि फटी हुई कमीजों वाले नौजवान उठें और अज़्म को, खश्म को, अज़्म यानी कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और खश्म अपने गुस्से को अपनी चौड़ी छाती में लें। उन नाम निहाद लीडरों को उस बुलंद मुकाम से उठाकर नीचे फेंक दें जहां ये हमारी इजाजत लिए बगैर चढ़ बैठे हैं। इनको हमारे साथ या गरीबों के साथ हमदर्दी का कोई हक हासिल नहीं है। याद रखिए, गुर्बत लानत नहीं है। जो इसे लानत जाहिर करते हैं वो खुद मलून है। वो गरीब उस अमीर से लाख दर्जा बेहतर है जो अपनी कश्ती अपने हाथों से खेता है। अपनी कश्ती के खवैया आप खुद बने, अपना नफा नुकसान आप खुद सोचें और फिर उन लीडरों के, उन नाम निहाद रहनुमाओं का तमाशा देखें कि वो जिंदगी के वसी समुंदर में अपनी जिंदगी का वजनी जहाज किस तरह चलाते हैं। बहुत शुक्रिया नसीर साहब आगाज़ अंजाम करने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वृंदा दाभोलकर का, शीला जोशी, वल्लभ पिंगाटे, ध्रुव कालरा,
अय्यर। और इसी के साथ आज की शाम यही खत्म होती है। मंटो को बहुत बहुत सलाम। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।